का स्टॉक लेकर आइए। बीएसई का स्टॉक और पिछले क्वार्टर के अर्निंग्स, जो पीक अर्निंग्स थी, बात हुई थी वहाँ पर। इनफैक्ट इसका 6 महीने का चार्ट देखिए बीएसई का, ठीक है, बिल्कुल। तो 6000 के टॉप से अब 5200 तक का ये स्टॉक आया है। और बीएसई अकेला नहीं है, कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है वहाँ गिरावट है। डिटेल्स के लिए मिताली के पास चलते हैं। मिताली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो सर, कैपिटल मार्केट कंपनीज में भारी गिरावट देखने को मिली है। असल में जो सेबी के एफएनओ नॉर्म्स आए थे, लागू हुए थे, वो 20 नवंबर 2024 से। एक्चुअली वो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को कम करने के लिए किए गए थे। रूल्स में शामिल थे एक एक्सचेंज पर सिर्फ एक ही वीकली एक्सपायरी, साथ ही एक्सपायरी के दिन जो हायर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और लॉट साइज बढ़ने से यहाँ पे छोटे ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई और वॉल्यूम में भी हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। कुछ 4 स्टॉक्स के नाम लूंगी जिनकी 52 वीक हाई से काफ़ी हमें यहाँ पे प्राइस में वेरिएशन देखने को मिला है। सीडीएसएल की सबसे पहले बात करूँ तो 37% अपने 52 वीक हाई से ये लो पे चल रहा है। अभी एंजल वन भी 36% लुढ़क गया है। कैम्स की बात करें तो 36% और बीएसई भी 14% लुढ़क गया है अपने 52 वीक हाई से। वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस में भी हमें काफ़ी डीग्रोथ देखने को मिली है। सीडीएसएल जो 76 टाइम्स के पीई पे था अपने हाईएस्ट से, अभी 47 टाइम्स के पीई पे ट्रेड करता नजर आ रहा है। एंजल वन में भी 31 से 15x की पी रेशियो की बात यहाँ पे देख सकते हैं। कैम्स में भी 64 टाइम्स से 39 टाइम्स पर अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बीएसई में की बात करें तो 107 टाइम्स का इसका जो पी था हाईएस्ट वैल्यूएशन पे, अभी सिर्फ 81.5 टाइम्स ही रह गया है। दरअसल जो क्वार्टर एंड क्वार्टर इन चारों कंपनीज के नतीजे थे उसमें हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट में काफी गिरावट देखने को मिली। सीडीएसएल की बात करें तो रेवेन्यू में 14%, मुनाफा भी 20% से गिरा। एंजल वन भी 14% रेवेन्यू और 34% का यहाँ पे पैट में डिक्लाइन देखने को मिला। बीएसई की अगर बात करूं तो प्रॉफिट में 37% का डिक्लाइन देखने को मिला। तो जो सेबी के नॉर्म्स थे उसके कारण वॉल्यूम्स काफी गिर गई डेरिवेटिव्स की, जिसके चलते यहाँ पे हमें रेवेन्यू और पैट में गिरावट देखने को मिली। बीएसई की अगर मैं ट्रेडिंग बिजनेस मेट्रिक्स की बात करूं तो जो इनका डेरिवेटिव का कारोबार है क्वार्टर 2 में जहाँ 153 लाख करोड़ के आसपास था, वो कम होके इस क्वार्टर में सिर्फ 128 लाख करोड़ ही रह गया, यानी कि 16% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। सीडीएसएल की मैं बात करूं बिजनेस मेट्रिक्स की, तो जो नए डीमैट अकाउंट्स क्वार्टर 2 में 118 लाख के आसपास खुले थे, वो अभी सिर्फ 92 लाख ही देखने को मिले। यहाँ पे 22% की गिरावट आई। साथ ही ट्रांजैक्शन चार्जेस जो कलेक्ट करती है इनके इनकम के रूप में, वहाँ पे भी हमें 29% क्वार्टर एंड क्वार्टर डिक्लाइन देखने को मिला। तो सेबी के नॉर्म्स जो ट्रेडिंग को कम करने के लिए, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को कम करते के लिए सेबी लेकर आया था, लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स हैं इनमें हमें काफ़ी इनके रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला है। बिल्कुल मिताली, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय कैपिटल मार्केट प्लेयर्स के जो बड़े लॉसेस, और यू नो व्हाट, मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ूँ। इस बार बजट में जो एक एस्टिमेट लिया गया ना कि एसटीटी से इतना पैसा मिलेगा, क्योंकि आपने पिछली बार जितना बजट किया था उससे कहीं ज़्यादा बना, तो इस बार आपने उस हिसाब से एक्स्ट्रापोलेट कर लिया। ये स्टॉक मार्केट में ना एक्स्ट्रापोलेशन सबसे ज़्यादा वो होती है, क्या बोला, बड़ी गलती होती है। बहुत लोग एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। अब देखिए जैसे कई रील चलती है ना कि मैं यहाँ पे इतना पैसा डालूंगा तो 7 साल बाद इतना हो जाएगा, 14 साल बाद इतना हो जाएगा, 21 साल बाद इतना हो जाएगा, 28 साल बाद इतना हो जाएगा, उसके बाद मैं एक मालदीव्स में विला लेके सेटल हो जाऊंगा। वो सपनों में ही कर सकते हैं आप। हकीकत में इस तरीके से मतलब थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उसमें बीच बीच में जब इस तरीके के फेजेस आएंगे ना, तब आप क्या करेंगे, ये एक्सेल नहीं बताती है आपको, है ना वीरू? एक्सेल में ये नहीं पता चलेगा कि ये बीच बीच में ये भी आएगा मार्केट में जिस तरीके से मार्केट चलता है। हाँ वीरू? अभी मालदीव्स की विला की छोड़िए, अभी 2 BHK के हालात नहीं है ना। अभी तो 2 BHK के हालात नहीं है। बिल्कुल, पेन बहुत है, वाकई पेन है। और ये आई थिंक क्लियरली सब में रिफ्लेक्टेड है, चाहे बीएसई हो, सीडीएसएल हो, किसी में भी, सब में रिफ्लेक्टेड है। आपने वो बात कर दी सर, मेरे टीचर कहते थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हालांकि मैंने देखा नहीं है वो लेकिन उसकी बात वैसी ही लग रही है। खैर, बीएसई पे एक फंडामेंटली राय लेते हैं। मयूरेश जी, बीएसई का स्टॉक देखिए, कैसा लग रहा है अभी फिलहाल आपको? नहीं, अच्छी खासी चाल हो चुकी थी। सो आई थिंक जो एक अभी रिएक्शन देखने मिल गया है फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, जो आपके एनालिस्ट ने कहा, आई थिंक दैट इज प्रोबेबली प्लेइंग आउट। ऑब्वियसली जो एक वैल्यूएशन डिफरेंशियल मिल रहा था बिकॉज एनएसई की लिस्टिंग डिले होती जा रही थी, एंड बिकॉज बीएसई वाज द ओनली लिस्टेड स्पेस एज अ प्रॉक्सी to exchange platform as far as equity trading is concerned and annuity payments as well as far as new listings are concerned. I think एक premium सा valuation उसको मिल रहा था, and obviously there was a valuation gap in terms of जो NSE की prices quote होती है off market
और जो बीएससी की प्राइसिंग चल रही थी। बट कहीं ना कहीं आई थिंक ये सारे जो नियम बदलते जा रहे हैं, इसका क्या प्रभाव हो सकता है ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पे, हमने ऑलरेडी देखा है कि एफ वॉल्यूम्स कम हो चुके हैं। एन्युटी बिजनेस पे इस पे क्या असर आ सकता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट मूड, सेंटिमेंट्स एंड द मार्केट पोजिशनिंग इटसेल्फ। ये सारी चीजें और अटकलें शायद नंबर्स को थोड़ा सॉफ्ट रह सकती है, इवन एज फार एज प्लेटफॉर्म्स आर कंसर्न। तो आई थिंक स्टोरी प्ले आउट हो गई है ब्यूटिफुली ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, बट वैल्यूएशंस भी थोड़े स्ट्रेच हो गए थे, मूव्स भी उतनी ही ज्यादा हो गए थे। जैसे हम देखते हैं मार्केट विद इंडिया में लेट स्टेज बेसिस बना रही थी और एक क्लाइमैक्स टॉक्स जैसा फीलिंग आ रहा था, जिसका करेक्शन आपको दिख रहा है। तो जल्दबाजी ना करें, आई थिंक यू विल गेट बेटर लेवल्स पॉसिबली फॉर प्लीज। बिल्कुल। वैसे काफ़ी सरप्राइजिंग है वीरू एक चीज़, श्रेया ने जो बोली कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने उन्होंने नहीं देखी है, क्योंकि एक बिहारी होकर वो सीरीज़ ना देखना मेरे ख्याल से काफ़ी सरप्राइजिंग है। और हाँ, मैं वही सोच रहा था। हाँ वीरू, आपने देखी होगी 100%, है ना? हाँ, हमने तो देखी है। प्रकाश मैं श्रेया से पूछना, ये झाकी। श्रेया नदिया के पार देखी है कि नहीं देखी है? नहीं सर, ये भी नहीं देखी मैंने। अरे नहीं, फिर छोड़ो, फिर रहने दो फिर। तो इसका ना उसकी ना एक बार उसकी स्पिन ऑफ सीरीज भी बनी थी जो इतनी अच्छी नहीं चली थी। आई थिंक मुंगेरी लाल के बाद नौरंगी लाल था, उसमें राजपाल यादव थे, इसमें रघुवीर यादव थे। रघुवीर यादव बहुत अच्छे एक्टर हैं। उसके बाद जो स्पिन ऑफ सीरीज थी उसमें शायद आई थिंक राजपाल यादव थे, वो नौरंगी लाल के हसीन सपने ऐसा कुछ था, मतलब मेरे ख्याल से। बट वो काफ़ी आइकॉनिक 52 एपिसोड थे। प्रकाश झा, आई थिंक प्रकाश झा का मेरे ख्याल से पहला सबसे शानदार जो काम था वो वही था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। देखिएगा जरूर, वैसे जिन्होंने नहीं देखी है उन्होंने। वो जो दौर था ना वीरू, वो दौर बहुत अच्छा था, पता है, टीवी सीरीज वगैरह का। आई थिंक टीवी की वैल्यू थी उस वक्त। हाँ, मनोज श्याम जोशी ने लिखी थी। हाँ, मनोज श्याम जोशी का लेखन था उसमें आई थिंक, और जिन्होंने स्वाभिमान भी लिखी थी, जिसको महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था। तो वो जो 80s और 90s का दौर है ना, उसमें टीवी सीरीज़ में जिस तरीके के सीरियल्स आते थे, वो बुनियाद, नुक्कड़, हम लोग, वो मतलब वो तो खैर एक बहुत ही अलग स्वर्णिम युग था। बट ये जो 90s का युग था वो भी मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था, बहुत शानदार सीरीज आई थी। अब तो खाना ठंडा हो जाता है सर, और ओटीटी हम सर्च करते रहते हैं कि क्या देखें। वहाँ तो पहले ऐसा था कि जो दिखा रहे वही देखना है। हाँ नहीं, वो तो है खैर। उस ज़माने में तो एक्चुअली ये होता था कि अगर आपसे मिस हो गया तो मिस हो गया, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप मोबाइल पे या रिकॉर्डेड देख लेंगे। वो सुबह अगर रामायण मिस हो गई तो मिस हो गई, उसके बाद कोई चांस नहीं है। बहुत अमीर लोग जो होते थे वो रिकॉर्ड कर लेते थे, तो उनके यहाँ जाके आप देखते तो अलग बात है, वरना खैर जो मिस हो गई। खैर एनीवे,